नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार प्लीज एम की टाइप करके मुझे कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज हो गया है इस प्रोग्राम का डे 19 और 18 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस सीजन का ये लास्ट सेशन हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। इस सीजन 8 में हमने 19 सेशंस हम आपके लिए लेकर के आए, 19 ऑथर्स के साथ हम आपको मिलवा रहे हैं और 19 बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। आज का सेशन अभी शुरू होना बाकी है, तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। लेकिन यहीं पर ये यात्रा फिनिश नहीं होती है, यात्रा खत्म नहीं होती है। ये सीजन का एंड है, लेकिन हमारी यात्रा आगे भी जारी रहेगी, आपसे हम आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन है, कंप्लीट हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। इस बार का सीजन हर बार की तरह दोस्तों बहुत ज्यादा यादगार रहा है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी इस पूरे सेशन को, पूरे सीजन को बहुत एंजॉय किया है। आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्रेम, आप सबके ट्रस्ट की वजह से आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को, मेरी किताब मेरी कहानी, इस प्रोग्राम को अपनाया है कि हम सीजन 8 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। ये यात्रा आसान नहीं थी। 19 सेशंस लगातार आपके सामने लेकर के आना, उनकी तैयारियां करना, ऑथर्स के साथ इंटरेक्शन करना, उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर के आना, ये यात्रा इजी नहीं थी। लेकिन आप सबने इसको इतना पसंद किया है, आपने इतनी बेहतरीन प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपके कमेंट्स के थ्रू हमें मोटिवेशन मिला है, सराहना मिली है, तो उस वजह से हम इस प्रोग्राम को बिना किसी बाधा के कंप्लीट कर पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसके साथ में मैं थैंक यू देना चाहती हूँ हमारे लेखकों के लिए, जो ऑथर्स हमसे इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है, अपनी संघर्ष की यात्रा हमारे साथ साझा की है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कहानियों की वजह से ही हमें एक नई सोच मिली है। उस पर्टिकुलर एरिया जिसके ऊपर आपने, जिस टॉपिक के ऊपर आपने किताब लिखी, उसके बारे में एक नया सोचने का तरीका, एक नया पहलू हमारे सामने आया है। उसके लिए आप सभी ऑथर्स का, सीजन 8 के ऑथर्स का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसके साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी पूरी टीम को, जिनके परिश्रम, जिनकी मेहनत, जिनके समर्पण की वजह से इस प्रोग्राम को हम बिना किसी बाधा के सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर पाए और आज हम लास्ट सेशन पर आ चुके हैं। सो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आज का प्रोग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सबसे पहले तो आज का जो सेशन है वो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी पर। एक तो बेहतरीन तरीका, एक तो जरूरी रीजन ये है कि आज का प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। आज हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि हम में से कम 99% लोग ऐसे होंगे जिसका इंटरेस्ट इस एरिया की तरफ होगा और हम सभी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और बेहतर जानना चाहते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे रिलेशंस, हमारी फैमिली, हमारा करियर, हमारा फाइनेंस, ग्रोथ, किड्स, इन सब की पेरेंटिंग, इन सब से रिलेटेड क्या कुछ हम आगे कर सकते हैं और इस विधा का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ये भी हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं हमारे ऑथर के थ्रू। इसके साथ में आज के सेशन में हम हमारी को ऑथर प्रोजेक्ट बुक भी लॉन्च करने वाले हैं। ये को ऑथर बुक हमारी सीजन 7 की बुक है, जिसे हम हर सीजन के अंदर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। इससे प्रीवियस वाले सीजन की, जैसे कि ये सीजन 8 चल रहा है, तो सीजन 7 की को ऑथर प्रोजेक्ट बुक को हम आज लॉन्च करेंगे। तो ये लॉन्च का जो प्रोग्राम होगा वो सेशन फिनिश होने के बाद में हम करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं और इस बेहतरीन लाल किताब के बारे में हमसे बात करने वाले हैं और इसके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं, इस बुक की हिस्ट्री हमें बताने वाले हैं और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही रिसर्च से भरपूर आज का सेशन, आज की बातचीत होने वाली है। तो शुरू करती हूँ सेशन। हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, एज यू नो. He is widely recognized as one of the leading world's renowned Lal Kitab astrologer in India and is also a prominent figure internationally.
His excellence has been recognized with several prestigious awards, including the Best Indian Astrologer of the Year in 2019. So without any further delay, बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है एस्ट्रोलॉजर महेश मनकर। हेलो महेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार शालिनी मैम, एकदम फैंटास्टिक। आप कैसे हैं जरूर बताएं प्लीज। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, और मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं आज अपनी लाइफ के बारे में, या फिर हमारी ऑडियंस के भी कुछ सवाल होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो आज का सेशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में एक खुद की क्यूरियोसिटी है जिसको हम शांत करना चाहेंगे, तो वो सारी चीजें हम आज आपसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले आप प्लीज बताइए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लग रहा है? एकदम फैंटास्टिक। जैसे आपने कहा कि सवाल पूछे जाएंगे, सवाल तो खैर एक एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजर के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जी, हम लोग जवाबों से कम और सवालों से ज्यादा घेरे होते हैं, है ना? सो मैंने एब्सोल्युटली। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मेरी किताब मेरी कहानी, बिकॉज ये जरूरत है आज के डेट की, राइट? और इसीलिए मैं इसके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोगों को उनके जवाब भी मिले। मैं बिल्कुल कुछ नए ऑथर्स को भी यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने राइटिंग से दुनिया को मोटिवेट कर सकते हो, और सिर्फ मोटिवेट नहीं तो आप अपने नाम को कैसे स्प्रेड कर सकते हो, ये भी चीज मैं सबको बताना जरूर पसंद करूंगा। सो यस, आज हम लोग ये कह सकते हैं कि आज दो लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारा। सबसे पहले तो वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन रहेगा, एंड आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल एंड टू अध्ययन बुक्स एज वेल फॉर दिस लवली इनिशिएटिव मैम। थैंक यू सो मच महेश जी। सो महेश जी, मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। इस जर्नी पर आप कैसे आए और कैसे इस किताब की जर्नी शुरू हुई, और इसके साथ में आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें थोड़ा प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरी कुछ पुरानी चीजों को याद करूं। इट फील्स वेरी मोटिवेटेड बाय द वे। मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एस्ट्रोलॉजी पहले हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मैम एस्ट्रोलॉजी का। जैसे आज आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना? और जब फैमिली लेगेसी की बात आती है तो उनके पास में बहुत सारी चीजें रेडीमेड होती है। मेरे पास में वो सारी चीजें रेडीमेड नहीं थी मैम। मुझे जो थाली परोसी गई थी वो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह रेडीमेड नहीं थी। मुझे खुद की थाली, खुद का खाना खुद बनाना था, और परोसना भी खुद ही था। मैं 8th स्टैंडर्ड की बात बताता हूँ आपको। 8th स्टैंडर्ड में मैं जब था, इट वाज अराउंड 2006 की बात है। सो 2006 की अगर मैं आपको बात करूँ तो वहां पे मेरे घर में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मैं एक सिंगल मदर से रेज्ड हुआ हूँ। आई एम रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। फादर वाज नो मोर। फादर एक्सपायर हो चुके थे जब मैं काफी छोटा था। सो शी रेज्ड मी वेरी वेल। बट वो होता है ना, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। एक सिंगल मदर जब रेज करती है बच्चों को तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना पड़ता है, सिंगल मदर्स को, राइट? सो हम लोग प्रॉब्लम से घेरे हुए थे। मेरी मदर मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाती है टू क्लियर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स और सम ऑफ द डाउट्स ऑफ माय ब्रदर। सो जब मैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, आई वाज वेरी शॉक्ड मैम। मतलब कैसे कोई एक व्यक्ति आपके कुंडली में रखे हुए प्लैनेट्स या पोजीशनड हुए प्लैनेट से कुछ चीजें आपको कैसे बता सकता है, और वो भी इतना सटीक तरीके से। आई वॉज लिटरली वेरी शॉक मैम। तो मुझे वहां से इंटरेस्ट आया कि नहीं, इसमें कुछ तो ताकत है। सो 2006 से 2008 तक मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ पढ़ता रहा, थोड़ा वीडियोस देखता रहा, थोड़ी किताबें पढ़ती रही। आपको पता है बुक्स में जब हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं, मतलब गवर्नमेंट बस की जब मैं बात करता हूँ, तो कुछ वेंडर्स आते, कुछ सेलर्स आते और किताबें दिखाते कि ये देखिए किताब, ये देखिए ज्योतिष की किताब। तो मैंने मम्मी से वो किताब लेकर मांगी, और मैंने तब से स्टडी किया मैम, फ्रॉम 2006 टू 2008। आप सोचिए, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती, वहां पे मैंने उसको अपना आदत बनाया कि ये क्या चीजें चल रही है, कैसे हो रहा है। ऑनलाइन कुंडली बनाना सीखा मैंने। फिर कुंडली बनाते हुए वो देखा जो मैं सीख रहा हूँ, जो किताब, हालांकि एक किताब से कभी ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। वैदिक ज्योतिष ये बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने सीखने की कोशिश की। मैंने ट्राई किया एंड इट वाज रियली वेरी फैंटास्टिक। फिर 10th के बाद जब मेरा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ, तो मैंने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में सीखना चाहिए। सो
मैं जिन गुरु से मिला वो दोनों बहुत अच्छे। एक मेरे गुरु बने वैदिक ज्योतिष के और एक मेरे गुरु बने लाल किताब के, क्योंकि वो लाल किताब भी मेरे हाथ में लगी थी। वो बस अच्छा। पे ज्यादा मिलती है, बस स्टैंड पर वो ज्यादा मिलती है, एक छोटी सी लाल किताब। तो मैंने दोनों से लाल किताब, मतलब एक से वैदिक ज्योतिष और एक से लाल किताब सीखना शुरू कर दिया। जी। तो लाल किताब का भी मेरा रिसर्च पैरेलली चल रहा था, वैदिक ज्योतिष का भी मेरा रिसर्च पैरेलली चल रहा था। सो आई स्टार्टेड एट वेरी यंग एज, राइट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। सो जैसे ही मेरे पॉली के 2 साल कंप्लीट हो गए, डिप्लोमा एजुकेशन के 2 साल कंप्लीट हो गए, मैंने मेरी इंटर्नशिप शुरू की। इंटर्नशिप ये दोनों गुरु के यहाँ नहीं की, तो मैंने मेरे तीसरे गुरु के यहाँ इंटर्नशिप शुरू की। तो वहां पर अच्छा। इंटर्नशिप में मैं, क्योंकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर थे, ही इज नो मोर राइट नाउ, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैं वहां पर उनके क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि इतने कम एज में ये बच्चा इतनी सारी चीजें जानता है, सो ही हायर्ड मी एज हिज इंटर्न। इंटर्न मुझे हायर किया। मैं अच्छा। सेलिब्रिटी क्लाइंट्स वो संभालते थे और जो नॉर्मल क्लाइंट्स आते थे, नॉर्मल क्लाइंट्स मैं डील करता था उनके साथ में। अच्छा। तो क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे आने शुरू हुए। दैट वाज रियली वेरी फैंटास्टिक। फिर उसके बाद में मैंने इसको सोचा कि इंटर्नशिप मैंने 2 साल कंटिन्यू किया। फिर मैंने अपना खुद का रिसर्च सेंटर ओपन किया। छोटा सा रिसर्च सेंटर है, मैं उसकी फोटो भी आपको जरूर दिखा दूंगा। आई विल शेयर दैट फोटो विद यू इफ पॉसिबल। तो आप मेरा एज वहां पर देख पाएंगे कि मैं कितना छोटा था, कैसा टेबल था, कितना पुराना फोन वहां पर रखा हुआ था। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी। बट वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे सभी चीजें सारी पाइपलाइन हो रही थी। मेरा रिसर्च सेंटर अच्छा चल चुका था, मेरा नाम, मतलब कम एज में, एट द एंड ऑफ द डे आपका एज जब थोड़ा कम होता है तो लोगों को विश्वास नहीं बैठ पाता है कि ये सटीक तरीके से प्रोडिक्शन करेगा और रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। बट फिर भी लोगों ने विश्वास दिखाया। वाज रियली थैंकफुल फॉर देम। मेरे करियर के शुरुआत में जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं क्लाइंट्स की भी बात कर रहा हूँ, उन सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। बट मदर का रिटायरमेंट आ चुका था। शी वाज गवर्नमेंट ऑफिसर, वो गवर्नमेंट के एक ऑफिसर थे, उनका रिटायरमेंट भी पास में था। सो मेरे ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आने वाली थी। मेरे घर वालों ने मुझे बिठाया और वो कह रहे थे कि बेटा ये सब में क्यों पढ़ना चाहता है ना, तेरे अंदर क्वालिटी है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है। आई वाज मेरिटोरियस स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल। डिप्लोमा में मैं महाराष्ट्र में मैम टॉप 10 में था जब मेरा परसेंटेज डिक्लेयर हुआ। एमएसबीटी जो है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, उनका रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो मैं महाराष्ट्र में टॉप 10 में था और मैं मेरे कॉलेज में आई वाज इनटू द नंबर 2 पोजीशन एट दैट टाइम। तो वो कह रहे थे कि बेटा तेरे अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, अच्छा सा जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है वो कर ले। सो मैंने फैमिली की इन्फ्लुएंस में आकर बैंक ऑफ इंडिया का आईबीपीएस का, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का एग्जाम दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, सुबह 6 बजे उठकर मैं लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता था और रात को 9 बजे दरवाजा बंद करने वाला मैं वही व्यक्ति होता था मैम। इतना मैंने लाइब्रेरी में अपनी मेहनत दिखाई। एंड आईबीपीएस में 6 महीने के अंदर, लोगों को 2-3 साल लग जाता है मैम, मैंने 6 महीने के अंदर में अपना आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैंक, आपने नाम भी सुना होगा बैंक ऑफ इंडिया का। तो मेरा वहां पर रिक्रूटमेंट हुआ। सो देन वहां पर काफी अच्छा चल रहा था मेरा, बट कुछ तो चीजें चल रही थी, कुछ तो भी इनकम्प्लीट सा फील हो रहा था। तो मैंने बैंक के जॉब को करते करते एक सर्विस को शुरू कर दिया, दैट इज कंसल्टिंग। मैं चाहता था कि लोग मेरे पास में आए और लोगों को मैं कंसल्ट करूं। और मैंने मैम 6 बजे मैं घर आ जाता था, 6 से रात के 11 बजे तक मैं कंटिन्यूअस क्लाइंट्स की काउंसलिंग्स करता था, कंटिन्यूअस। फिर अच्छा। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि नो बॉस, व्हाट आई एम डूइंग, मैं बैंक के लिए नहीं बना हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना हूं, कतई नहीं बना हूं। सो आई रिजाइन फ्रॉम माय गवर्नमेंट जॉब। माय वाइफ सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस मैम। वो टीसीएस में थे। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने बैंक को डिसकंटिन्यू कर लीजिए, बच्चों का ख्याल, घर का ख्याल, परिवार का ख्याल मैं रखूंगी, आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। उसकी हिम्मत, उसकी ताकत से मैंने गवर्नमेंट बैंक में रेजिग्नेशन दिया। एंड आज की डेट में अगर आप गूगल पे भी डालते हैं बेस्ट लाल किताब एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया, तो मेरा ही नाम रिफ्लेक्ट होता है। टुडे वी हैव 2 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, 2 हमारे सबसे बड़े ब्रांचेस हैं। 50 लोगों को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं मैम, वी हैव द टीम ऑफ 50 एम्प्लॉइज। और आज की डेट में मेरी जो दोनों कंपनी है, maheshmankar.com और asnuma.com, काफी अच्छा ग्रो कर रही है। मेरा एक B2B जेमस्टोन सेमी प्रेशियस क्रिस्टल एंड रुद्राक्ष का जो ब्रांड है, वो B2B जाता है, द अकल्ट स्टोर।
ये भी काफी अच्छा पोजीशनड है। और ये तीनों कंपनीज को अगर हम लोग कंबाइन करें तो तीनों का वैल्यूएशन करीब 100 करोड़ जाता है मैम, 100 करोड़ जाता है। इस वेरी बीच नाइस। में थैंक यू सो मच मैम। इस बीच में मैंने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को काउंसिल किया है। आज तक एक भी निगेटिव रिव्यू नहीं है गूगल पर, किसी भी जगह पर कोई निगेटिव रिव्यू नहीं है मैम। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने लाल किताब में ट्रेन किया हुआ है और उनका भी एक भी निगेटिव रिव्यू नहीं रहा है। सो ऐसी मेरी वंडरफुल जर्नी रही फ्रॉम व्हाट यू कैन से फ्रॉम अ इंजीनियर टू अ बैंक एम्प्लॉय टू द रिनाउंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया। अच्छा, लाल किताब की मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरा वैदिक का बहुत ज्यादा फोकस था बहुत पहले, जब मैं स्टार्टिंग में आया था। जो मैंने पहली किताब खरीदी थी वो वैदिक ज्योतिष को ही रिलेटेड थी। लेकिन बाद में जब मैंने लाल किताब की असली पावर को जाना मेरे गुरुजी से, तो मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है, ऑफिशियली पढ़ाई हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करेंगे, क्योंकि लाल किताब में ऑफिशियल पढ़ाई पहले पॉसिबल नहीं थी। आज तो खैर द फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने इसको ऑफिशियली किया है, दैट वाज रियली वेरी नाइस। तो वो टाइम पर नहीं था मैम। तो मैंने खुद रिसर्चर बना, मैंने खुद मेरे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए लाल किताब के। मैं लाल किताब को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लग गया था फॉर इट्स एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एंड गारंटीड रिजल्ट्स। तो वो दरमियान में लाल किताब मेरे जीवन में आई और इसी की वजह से मैं आज तक काफी सारे लोगों को रिजल्ट्स दे चुका हूं मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लाल किताब। काफी लोग मुझसे खुश है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो टाइम पर डिसीजन लिया था कि मैं लाल किताब में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। हालांकि वैदिक में मेरा स्टडी बहुत ज्यादा हो चुका है, बट आई एम एन इंटरनेशनल रिसर्चर ऑफ लाल किताब एट द मोमेंट। तो ये अमेजिंग मेरी सर, बिल्कुल महेश जी, आपकी जो जर्नी है एक रोलर कोस्टर में कहूंगी कि ऊपर नीचे, लेकिन आप अपने उस गोल तक पहुंच गए और आज आप उसको जी रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अपने आप में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपनी ड्रीम जॉब को कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सोसाइटी को भी बैक दे रहे हैं। ये चीज बहुत ही अच्छी बात है। और आई एम श्योर आपकी इस स्टोरी से ऑडियंस जितने लोग सुन रहे हैं वो इंस्पायर होंगे और वो ट्राई करेंगे कि शायद कहीं ना कहीं वो भी अपने ड्रीम गोल को या ड्रीम जॉब को जी सकें, उसकी तरफ जा सकें और ये डिसीजन ले सकें। तो रिस्क, जिस आपने रिस्क लिया, वो बहुत जरूरी है लाइफ में एक टाइम पर। जी। करेक्ट सो मैम। आपने जैसे बताया कि आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट किया है इस बुक के लिए, नहीं आपकी पूरी इस जर्नी के लिए। सो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे और उनके व्यूज जानना चाहेंगे। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम महेश जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी इनकी वाइफ स्नेहा को। हाय स्नेहा, हाउ आर यू? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yeah, I'm so sorry. राधे राधे। या राधे राधे स्नेहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और हम महेश जी से बात कर रहे हैं, इनकी बुक जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। इनका कहना है कि इस पूरी जर्नी में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। आप क्या कहेंगे इस बुक को लेकर और इस जर्नी को लेकर? सपोर्ट किया है, बट ये सारा श्रेय उन्हीं का है। ही इज़ वेरी इंस्पिरेशन। फैमिली में हो या फिर बाहर हो, एवरीवन इज लाइक कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं तो जैसे उनको सपोर्ट कर रही हूँ एज अ वाइफ, जो हर वाइफ करती है इंडिया में अपने हस्बैंड को सपोर्ट, कि आप करिए। लाइक मैं हूँ, फैमिली देख रही हूँ, मैं सब कर लूंगी, आप आगे बढ़िए। तभी जाके वो लाइक उनको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अगर कोई बर्डन नहीं रहेगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। सो बट मेरा इसमें कोई भी श्रेय नहीं है, ये सारी उन्हीं की मेहनत है। ये उन्हीं की मेहनत है जो इतने सालों से वो रिसर्च कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं। ये बाकी सारे उनके फैंस का प्यार है जो उनको ये मोटिवेट करता है। सो मैं तो बहुत लाइक खुद को लकी मानती हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा बहुत ये हुआ है, सर बहुत अच्छे है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसा लगता है कि अगर अगर मैं उनको और करने दूँ लाइक, तो वो और आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। सो इस बुक के थ्रू वो बहुत लोगों को समझा पाएंगे कि क्या है लाल किताब, अवेयरनेस वो बढ़ा पाएंगे। सो ये सब उन्हीं की मेहनत है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं उनकी वाइफ हूँ और ये पार्ट हो पाए उनके लाइफ में। एब्सोल्युटली। और मुझे उम्मीद है कि ये जो किताब है वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। या आपको क्या लगता है कि ये कितना चेंज ला पाएगी ये बुक? जो लोग इसको पढ़ेंगे वो उनकी माइंडसेट में ले लीजिए या सोसाइटी में ले लीजिए, कितना चेंज ला सकती है? सो कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो वो अपने आप में एक
जो इम्प्रेशन है वो प्रिंट करता है हर इंसान के माइंड पे। सो ये किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया है अबाउट लाल किताब, हाउ इट इज इम्पैक्टफुल, हाउ इट कैन मेक योर लाइफ इजी। सो जो भी इसे पढ़ेगा ये 20% उनके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसका 20% तो आप लेके ही जाते हो। कैजुअल वे में पढ़ो, अगर कोई एक डीप लर्नर है तो उसे 80% ग्रास्प कर सकता है। सो अगर कोई इसे नॉर्मल वे में भी पढ़ता है तो उन्हें समझ में आएगा कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में इम्पैक्टफुल हो सकती है, कैसे आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। सो इट कैन मेक योर लाइफ इजी if you are facing some challenges and if you don't know how to get it out of it. So if you are reading this book, you know the remedies, you know how the planetary position are working, and all of those things you can apply in your daily life. It is not a hard, it is not a rocket science कि आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इजी है उन लोगों के लिए जो ये कुछ करना चाहते हैं या अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। सो जरूर ये किताब उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। राइट, राइट। आई एम श्योर स्नेहा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है घर में, आपके हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर हैं और घर में भी एक माहौल उस तरह का बन जाता है। आप भी कुछ जैसे कुछ नया काम शुरू कर रही हैं या कहीं जा रहे हैं तो इस विद्या का यूज करते हो, मतलब इस पे ध्यान देते हैं आप? हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत। लाइक शादी के पहले मुझे ज्यादा नहीं पता था। वंस आई गेट मैरिड टू हिम मुझे धीरे धीरे चीजें पता चली, और क्या होता है, कैसे चीजें होती है। मतलब मेरी खुद की हेल्थ बहुत इम्पैक्टेड होती थी। फिर उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज बताई जो मैंने खुद इम्प्लाई की और मैंने खुद विजिबल रिजल्ट देखा। तब से मुझे और बिलीव होने लगा, और मेरी मेरी मदर्स की फैमिली भी अभी इसमें और बिलीव करती है। इवन मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, अगर मुझे कुछ होता है कि करियर में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो मैं जो रेमेडीज होती है वो मैं जरूर करती हूँ। सो जिसके वजह से अभी मेरा करियर भी वेरी स्मूथ चल रहा है, मेरी फैमिली, बच्चा, सो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। सो ये सारे रेमेडीज करने के बाद आई हैव ओवरकम जो भी दोष थे वो मैंने ओवरकम किए। एंड अभी मैं डेली में भी कुछ जो रेमेडीज मेरी है चल रही वो मैं डेली करती हूँ। वो उसके कारण मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है, और मैं मेरे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती हूँ। नाउ दे आर आल्सो डूइंग इट। ओके, वेरी नाइस। स्नेहा, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू महेश जी को? That I love you very much and you keep going, you are doing it very great, and आप ऐसे ही आगे बढ़ो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऑलराइट थैंक यू स्नेहा, सो थैंक यू मच सो मंच मच आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए एंड योर टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, राधे राधे। सो महेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत लोग हैं जो लाल किताब के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना हो, तो उनके लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि लाल किताब का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। यस, इसको बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ में मैं शेयर करना पसंद करूंगा। लाल किताब, ये वर्ड लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर जाता है, और आज लाल किताब को लेके बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन है कि लाल किताब उसने लिखी है, लाल किताब उसने लिखी है। बट मैं आज आपको रियलिटी बताना पसंद करूंगा विद दिस प्लेटफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। लाल किताब के जो असली रचयिता है वो रावणा है मैम। थोड़ा सा ओके, आपको भी सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, बट दिस इतनी इज ट्रू पुरानी? मैम। यस, लाल किताब बहुत पुरानी विद्या है। अब मैम, जब हम लोग किसी राजा की लड़ाई की बात करते हैं तो राजा अपने सारे हथियारों को लगा देता है, दैट इज फैक्ट, राइट? जब युद्ध हो रहा था तो प्रभु श्री राम और रावण के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। प्रभु श्री राम की तरफ वैदिक ज्योतिष यानी वैदिक विद्याओं का बहुत बड़ा ताकत था, है ना? बट व्हाट अबाउट रावणा? रावणा की तरफ, अब जैसे आपको पता है कि कोई अगर न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करता है तो दूसरा व्यक्ति भी न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके या वो डरा सके। तो प्रभु श्री राम के पास में वैदिक ज्योतिष की विद्या थी, क्योंकि उनके पास में जो साधु संत थे वो बहुत ताकतवर थे वैदिक ज्योतिष में। लेकिन व्हाट अबाउट रावण? रावणा जो कि इंटेलिजेंट थे मैम, द पावर ऑफ 10 हेड उन्हें कहा जाता था, राइट? 10 हेड्स की ताकत, है ना? कितनी बड़ी चीज है। तो उन्होंने अपनी ताकत पूरी लगाई और लाल किताब को उन्होंने पूरी ताकत से लिखा, पूरी ताकत से बनाया, पूरी ताकत से बनाया मैम, ताकि जब कोई वैदिक ज्योतिष का इस्तेमाल कर रहा हो जीतने के लिए तो ये अपनी लाल किताब की विद्या का ताकत जरूर लगाए जीतने के लिए। आपने एक चीज सुनी होगी, जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था,
मेघनाद कौन था मैम? रावणा का बेटा। आप कहीं पर भी गूगल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जब मेघनाद का जन्म हो रहा था, जिनका नाम इंद्रजीत, वो इंद्रजीत से भी इंद्रजीत नाम से जाने जाते हैं, वो क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रावणा ने सारे के सारे 9 ग्रहों को अपनी अपनी जगह आने का आदेश दे दिया था कि मेरे बच्चे का जन्म हो रहा है, मुझे आप इस पोजीशन पे चाहिए, मुझे आप इस पोजीशन पे चाहिए, मुझे आप इस पोजीशन पे चाहिए, मुझे आप इस पोजीशन पे चाहिए। अच्छा, ये रावणा ने बताया हुआ था सारे ग्रहों को। एक ग्रह नहीं माने जो कि बहुत ज्यादा अड़ियल थे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, वो थे शनि महाराज। तो शनि महाराज ने उनको नहीं सुना, कह रहे थे कि नहीं, मैं मेरी जगह पे रहूंगा, मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो आपने ये भी सुना होगा कि रावणा ने शनि महाराज को कैद कर लिया था। फिर आपने आगे की भी स्टोरी सुनी होगी कि बजरंग बली जी ने शनि महाराज को छुड़ाया था उनकी कैद से। तभी शनि महाराज ने कहा था कि बजरंग बली जी की जो कोई भी आराधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, मैं उसका हमेशा भलाई करूंगा। ये शनि महाराज के शब्द थे। ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है अभी। तो शनि महाराज, जब मेघनाद का जन्म हो रहा था, तो बाद में शनि महाराज को उन्होंने प्रॉपरली सेट किया कैद करके कि यहाँ पर शनि महाराज है। अच्छा। तो शनि महाराज भी अपनी अपनी जगह पर आ गए। फिर मेघनाद का जन्म हुआ मैम, और इतिहास गवाह है, रावण की सेना में जितने भी लोग थे उसमें से सबसे ताकतवर मेघनाद बना। सबसे ताकतवर। अब वो सबसे ताकतवर क्यों बना? क्योंकि उन्होंने ग्रहों को वैसे रखा हुआ था। इंद्र पे जीतने वाला आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बना, कोई भी मैम, वो कोई भी नहीं है बना। इंद्रजीत के सामने, मतलब इंद्रदेव के सामने हर व्यक्ति घुटने टेकता था। एक ने हरा दिया, उसका नाम है मेघनाद। और इंद्र के ऊपर जीत पाने वाला वो एक ही लौता व्यक्ति बना, इसीलिए मेघनाद का दूसरा नाम पड़ा इंद्रजीत। ओके। तो इंद्रजीत ये सबसे ताकतवर योद्धा बना मैम। तो ये चीज दर्शाती है कि रावण को ग्रहों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। इंद्रजीत तो जीत गया, तो रावण का ये ज्ञान लाल किताब के स्वरूप में बनकर बाहर आ गया। लेकिन युद्ध तो हुआ, और प्रभु श्री राम ने इस युद्ध को जीता। लंका पूरी तहस-नहस हो गई थी, और वो जो विद्या थी रावणा की, वो कहीं तो भी मिट्टी या धूल में मिल गई थी। उसका नाम पहले लाल किताब नहीं था, रावणा ज्योतिष था मैम। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा कि श्रीलंका ये अरब से कनेक्टेड है सी रूट के थ्रू। तो अरब ने जब वहां पर खोज शुरू की कि क्या मिलेगा यहाँ पर, तो उन्हें इस विद्या का प्राप्ति हुआ। इस विद्या के ऊपर अरब के लोगों ने काम किया, पर्शिया के लोगों ने काम किया। द रिजल्ट वाज रियली वेरी फैंटास्टिक। पर्शियंस ने इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट किया, पर्शियन ज्योतिष करके सामने आया। फिर ये ज्योतिष गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान खैर इंडिया का पहला कनेक्टेड पोर्शन था। 1947 से पहले हम लोग एक ही थे। लाहौर भी हमारे पास में था। वहां पर पंडित रूपचंद जोशी जी को इसका आइडिया हुआ कि ये कोई तो भी यूनिक ज्योतिष है। फिर पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको बनाने में अपना और स्मार्टनेस, क्योंकि वो भी बहुत विद्वान, पंडित रूपचंद जोशी भी एक जीनियस व्यक्तिमत्व, उन्होंने भी अपनी कुछ नॉलेज को इसमें डाला और एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है लाल किताब। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसके 5 बुक्स सीरीज लॉन्च किए। तो तब से इसका नाम लाल किताब रखा गया। एग्जैक्टली, क्योंकि पंडित रूपचंद जोशी जी ने उसको लाल कलर की किताब के फॉर्मेट में बनाया है। तो इसीलिए इसका नाम तब से लाल किताब पड़ा। और 1939, 40, 41 और 42, फिर उसके बाद में 10 साल का गैप दिया पंडित रूपचंद जोशी जी ने, और 52 में उन्होंने अगला ड्राफ्ट बनाया। सो ये 5 बुक की असली सीरीज बनी। बट एक और छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था। छोटा सा प्रॉब्लम कौन सा? इसकी टफ लैंग्वेज। हर जगह पे घूम के आइए। पंजाबी थे पंडित रूपचंद जोशी जी। पाकिस्तान का जो पंजाबी एक्सेंट था वो था उनके वाणी में, उनकी भाषा में। बराबर। तो उसमें उस भाषा का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ था और लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। मेरे दिमाग में था कि इसको हर एक तक पहुंचाऊं। मैंने 8 साल अपने रिसर्च को दिए मैम, 8 साल इस लाल किताब की इतनी डिफिकल्ट भाषा को अपने थोड़े से स्मार्टनेस से और इसको सिंपल किया। एंड देन कम्स द मैजिक, लाल किताब 2.0, जो कि मेरा पूरा डिकोडेड वर्जन है मैम। सो ये जर्नी कहां से कहां रही आप देख सकते हैं। रावणा से शुरू हुई, अरब पहुंची, अरब से पर्शिया पहुंची, पर्शिया से पाकिस्तान पहुंची। आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान इंडिया का ही था। 1947 के पहले 1939 में पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको लिखा था, तभी इंडिया का ही हिस्सा था। तो ये हमारे पास में पहुंची। तो ये कह सकते हैं आज आप लाल किताब को जो देख पा रहे हो वो असली ताकत रावणा की है।
ना कि मेरी। मैंने तो खैर उसको एक डिकोडेड वर्जन दिया है ताकि सबका भला हो सके, ओके। दैट्स इट। जी। ओके। सो दोस्तों, आई एम श्योर आपको थोड़ा-सा ये आउटलुक इसका पता चल गया होगा कि जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लाल किताब, ये एक्चुअल में इसका हिस्ट्री क्या है और इसमें कितनी ज़्यादा पावर है, कितने ज़्यादा इसमें एक अलग तरह की शक्ति है, जिसको डिकोड किया है हमारे आज के ऑथर ने और आप सबके लिए ईज़िली अवेलेबल करवाने के लिए इस बुक को उन्होंने पब्लिश करवाया है। और इसी की जो जर्नी है, वो आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इस बुक को लेकर के बहुत सारे रिसर्च वर्क इन्होंने किए हैं, बहुत सारी जगह पर इन्होंने अलग-अलग बुक्स को देखा है, लोगों से मिले हैं, बातचीत की, तब जाकर के इसको डिकोड कर पाए और इसको कंप्लीट कर पाए हैं। ये हमारे लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। महेश जी, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ मान लीजिए, वेल्थ मान लीजिए, इन सब से रिलेट करके आपने इस किताब को टॉपिक्स दिए हैं, इसके इंडेक्स में अलग-अलग टॉपिक्स आपने इस तरह के दिए हैं। तो जो सबसे पहला एक सवाल मेरा इसके इंडेक्स को लेकर के पहला ये होगा कि हमारी जो आज के टाइम की प्रॉब्लम्स है, ये बुक है बहुत पुरानी, उसका बेस मतलब बेस जो है पुराना है, लेकिन आज के समय की जो प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सोल्यूशन ही कर पाएगी? क्योंकि प्रॉब्लम्स नई आ गई हैं, सोल्यूशन पुराना है। क्या ये बिल्कुल। इस पे वर्क करेगा? मैं मान गया शालिनी मैम, आपका जो सवाल है वो रियली वेरी फैंटास्टिक है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने जब इसको बनाया था, आपको पता है मैम, पहले हमारा जो सोसाइटी था वो स्त्री ओरिएंटेड बहुत ज्यादा था। मतलब पुरुष ओरिएंटेड था, स्त्री ओरिएंटेड नहीं था, बट स्त्री के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि स्त्री ये ना करे, स्त्री वो ना करे, स्त्री ऐसा ना करे, स्त्री वैसा ना करे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो वो किताब बनाई, वो पुरुष को ध्यान में रखकर बनाई। तो इसीलिए क्या हो गया, उसमें जो बहुत सारे रेमेडीज थे वो ऐसे लिखे हुए थे कि पुरुष को ध्यान में रखकर ये उपाय करें। बट जैसी जैसी हमारा देश डेवलप होने लगा, जैसे जैसे लोगों का माइंडसेट डेवलप होने लगा, तो आज हम इक्वल है, पुरुष इक्वल है, स्त्री इक्वल है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। पहले करियर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आज की डेट में करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो मैंने इस किताब में मैम अपनी पूरी ताकत लगा दी और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से स्त्रियों को भी ध्यान रखकर भी मैंने इसमें रेमेडीज बनाए हुए हैं मैम। सो बिल्कुल, नो मैटर आप कौन हो, आपका एज क्या है, आपका जेंडर कौन सा है, जो भी व्यक्ति इस लाल किताब को पढ़ेगा वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करेगा और रिजल्ट भी खुद ही देगा। इतनी ताकतवर ये किताब है मैम। ओके। सो मतलब अगर हमें कोई दिक्कत है तो उस टॉपिक पर हम जाएंगे, इसके इंडेक्स में वो टॉपिक ढूंढेंगे और वहां पर रेमेडीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके। करेक्ट तो करेक्ट जो करेक्ट। आप जो रेमेडी का नाम ले रहे हैं महेश जी, वो रेमेडी मतलब क्या, कोई चैंटिंग है या फिर कुछ अलग तरह का ध्यान है? मतलब रेमेडी का मतलब क्या है इसमें? रेमेडी यहाँ पर पंडित रूपचंद जोशी जी जो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं मैम, वो कहते हैं कि कुंडली में आज तक किसी ज्योतिष में ये पावर नहीं है, मतलब किसी भी ज्योतिष विद्या में ये पावर नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी हो, वैदिक ज्योतिष हो, केपी हो, बीएनएन हो, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हो, राइट। लाल किताब में एक पावर है मैम, ग्रहों को शिफ्ट करने के आसान उपाय। आप अपने कुंडली के घरों के जो अंदर प्लैनेट्स है, उन्हें एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हो, राइट। बट हाँ, लाल किताब का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब आप इस एक्सपीरियंस के साथ आप किसी भी कुंडली का एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट में एक प्लैनेट को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सके, तो 101% आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे। तो इसके जो उपाय है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ मंत्र चैंटिंग्स भी आ जाते हैं, इसमें कुछ जल प्रवाह भी आ जाता है, इसमें कुछ चीजें जमीन के अंदर में, और चीजें नहीं लेने की जरूरत नहीं, आपके पास में रेडीली अवेलेबल है, उन्हीं चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जमीन में दफनाना हो तो दफनाने वाली चीज है, मंदिर में दान कर सकते हो, मंदिर में डोनेट कर सकते हो, बुजुर्गों की सेवा, स्त्रियों की सेवा, बच्चों की सेवा, गौ माता की सेवा, कुत्तों की सेवा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी यूनिक रेमेडीज है मैम, जिसके ऊपर आपको पैसे तो खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतने सरल और इतने आसान उपाय होते हैं इसमें। जी। महेश जी, एक कॉमन सवाल आता है सबका कि एस्ट्रोलॉजी में जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। लेकिन जो लोग आजकल के टाइम में मैं बताऊँ तो आजकल की जो मॉडर्न थिंकिंग है कि लोग ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते या स्पिरिचुअल ज़्यादा नहीं है, वो लोग इस विद्या पर विश्वास कैसे करें? उनको आप कैसे इसकी तरफ लेकर के आ सकते हैं?
मेरे बहुत सारे सेशंस चलते हैं, जैसे कि अगर आप मेरी वेबसाइट www.maheshmankar.com पे भी जब आप जंप करेंगे तो आप मेरे बारे में पढ़ेंगे कि मेरे बहुत सारे साइंटिस्ट भी क्लाइंट्स हैं मैम। आई हैव लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट एज माय क्लाइंट्स। आज मैं Okay. यूथ को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर पा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे यूथ्स भी क्लाइंट है। मेरे कई सारे कैंपेन्स चलते रहते हैं जिसमें मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये मैजिक नहीं है, इसको मैजिक की तरह मत लो। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने ऐड देखा होगा कि गड़ा हुआ धन प्राप्त करे, वशीकरण, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है ये सब, बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है मैम। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एट ऑल मैजिक, ये एक प्रोसेस है। तो मैं आज के यूथ को बताना चाहता हूँ और मैं बताते रहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट एट ऑल अ मैजिक, राइट। एस्ट्रोलॉजी इज अ पाथ गाइडिंग टूल, एस्ट्रोलॉजी इज अ पाथ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। कौन से टूल है ये? पाथ गाइडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है ये, राइट। तो ये मैं हमेशा यूथ को बताते रहता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हर साल कम से कम 1 से 1.5 लाख यूथ को मोटिवेट कर पाता हूँ बाय माय कैंपेन्स, बाय माय मास्टर क्लासेस, बाय माय सेमिनार्स, बाय माय प्रोग्राम्स, है ना, बाय माय कॉन्फ्रेंसेस। तो लोग इसमें बहुत ज्यादा आज के डेट में रुचि रखते हैं मैम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे यूथ आज मेरा फॉलोअर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ में महेश जी, हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में बैलेंस बनाना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है हर किसी पर्सन के लिए। एस्ट्रोलॉजी का यूज करके, इसको पढ़ के हम दोनों में बैलेंस कैसे बना पाएंगे? यस, ये एक बहुत बड़ा आज तक का सबसे बड़ा सवाल उठा है सबके दिमाग में कि हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करें, राइट। देखिए, कई लोगों ने इसको टाइम मैनेजमेंट टूल के थ्रू समझाया हुआ है, बट मैं इसको टाइम मैनेजमेंट टूल से ज्यादा एज मैनेजमेंट टूल के हिसाब से आपको समझाना पसंद करूंगा। ओके। आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते मैम। अगर आपको जीवन में सच में ग्रो करना है, एक बड़ा नाम कमाना है, एक बड़ा रेवोल्यूशन आप अपने देश में लाना चाहते हो, इस दुनिया में लाना चाहते हो, तो मैं सच बोलता हूँ मैम, ये एक मिथ है। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल मैम, एज मैनेजमेंट इज पॉसिबल। क्लियर? अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस उम्र से इस उम्र तक मेरा काम ही मेरी पूजा रहेगी, फिर उसके बाद इस उम्र से इस उम्र तक मैं दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज करूंगा, क्योंकि एक ऑटोमेशन सेट कर लेते हो आप अपनी चीजों में। फिर आप चाहो तो इस उम्र से इस उम्र तक आप अपने परिवार को 50% काम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने अपने काम को ऑटोमेट कर दिया हुआ है बाय हायरिंग, बाय यूजिंग लॉट्स ऑफ टूल्स। फिर यहाँ पर आप अपने परिवार को और अपने काम को 50-50% मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब उसके बाद वाला जो शेड्यूल आता है वो आपका फैमिली मैनेजमेंट रहेगा, आपका हेल्थ मैनेजमेंट रहेगा, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट है मैम, आप 30 साल के पहले अगर मेरी जर्नी देखेंगे, राइट आफ्टर 30 इयर्स, मैंने सिर्फ पढ़ाई में, अपना थोड़ा सा नाम बनाने में, इसको प्रमोट करने में बना दिया, मतलब लगा दिया माई 30। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि जब मैं 20 से 30 का रहूंगा तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, अपना नाम थोड़ा स्प्रेड करने की कोशिश करूंगा। अब 30 से 40 तक मैं क्या करने वाला हूँ? 30 से 40 साल मैं सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ना करें। 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो, 2 घंटा आप निकाल सकते हो, 3 घंटा आप निकाल सकते हो। बट ये मत सोचिए कि अगर ये 1-2 घंटे, 3 घंटे आप अपने परिवार को नहीं दे पाए तो डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन नाम का शब्द ही नहीं होता है, राइट। स्ट्रेस हो सकता है आपको काम का, डिप्रेशन ये शब्द बनाया है बहुत सारे डॉक्टर्स ने ताकि उनकी मेडिसिन चल सके। क्लियर? बट डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती मैम, स्ट्रेस हो सकता है आपको। आपने कभी सुना है मैम कि कोई भगवान हमारे डिप्रेशन का शिकार हुआ है, या कोई हमारे साथ डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन वाला वर्ड है डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं हो सकता मैम। तो 30 to 40 तक मैं आपको यही करते हुए दिखूंगा कि मैं मेरे वर्क को ऑटोमेट करूं, मैं मेरी टीम को एक्सपांड करूं, मैं मेरा बिजनेस बहुत बड़ी तरीके से इसको डेवलप करूं। बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी सेक्टर में तो हूं, मैं फूड इंडस्ट्री में भी हूं, फूड इंडस्ट्री के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हूं, ऑटोमोबाइल डीलिंग सेक्टर में भी हूं। बहुत जल्द हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में भी एक्सपांड करने वाले। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द रियल एस्टेट्स एज वेल। सो अलग अलग मेरे सेक्टर्स है, मैं 10 साल यही करने वाला हूँ और हर बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में डाल दूंगा। फिर उसके बाद 50% भी अगर यहाँ पर ध्यान दूं, क्योंकि 10 साल तो मैंने मेहनत कर ली, तो मैं 50% परिवार को दूंगा इन 10 सालों के बाद, राइट आफ्टर माई 40, और 50% मैं वर्क को दूंगा। फिर राइट आफ्टर माई 50 to 60, हाई टाइम फॉर माई हेल्थ एंड हाई टाइम फॉर माई फैमिली, है ना। जैसे आज आपने देखा होगा हमारे अंबानी जी कर रहे हैं, अदानी जी कर रहे हैं। उनका स्टार्टिंग का नोटिस कीजिए मैम, ना उनका परिवार सामने आ रहा था, ना वो अपने परिवार को इतना टाइम देते हुए दिख रहे थे। ये मैंने चीजें उनसे सीखी है, गौतम अदानी जी से सीखी है।
आनंद महिंद्र जी से सीखी है, अंबानी जी से सीखी है कि वो पहले कहाँ थे सर, 30 to 40 में तो नहीं थे वो सामने, आते भी थे तो मीडिया इंटरव्यूज में आते थे। आज आप नोटिस कीजिए मैम, जब वो 50 प्लस आ चुके हैं तो वो अपने परिवार के साथ दिखाई देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द रियल गेम प्लान, ना कि ये टीम मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको ये नया तरीका पसंद आया होगा कि आप कैसे अपने वर्क लाइफ में अपनी फैमिली लाइफ के साथ बैलेंस बना सकते हैं। वो आप कर सकते हैं अपने एज मैनेजमेंट के थ्रू, और इसका क्या तरीका है वो आपको महेश जी ने भी बहुत डिटेल में बताया है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो टाइम मैनेजमेंट से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप इसको शिफ्ट कीजिए और स्विच कीजिए एज मैनेजमेंट में। और जैसे कि पहले टाइम में महेश जी हमारे आश्रम की व्यवस्था थी कि 4 आश्रम थी, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते थे। आपने वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कब आपको कर्म करना है, फिर गृहस्थ आश्रम में जाना है, फिर आपको बिल्कुल सब छोड़ देना है। तो अगर पहले वाले समय पर हम जंप कर ले वापस से तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी हो जाएगा। करेक्ट, वेरी नाइस। महेश जी आपने अभी डिप्रेशन वर्ड यूज किया था। आपने अभी कहा था कि लोगों को स्ट्रेस हो सकता है लेकिन डिप्रेशन नहीं होता। वो आजकल की मॉडर्न एक नई डिजीज जो है लोगों ने बातों बात में पैदा कर दी है। क्या इस बुक के थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? मेंटल इलनेस को या मेंटल इश्यूज मान लीजिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली कोई व्यक्ति स्ट्रेस में क्यों आ सकता है मैम, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। या तो हेल्थ में दिक्कतें हो, या तो करियर में दिक्कतें हो, या तो रिलेशनशिप में दिक्कतें हो, या तो फाइनेंस में दिक्कतें हो। इस चीज को लेकर वो स्ट्रेस में आ सकता है। स्ट्रेस को अगर कंट्रोल ना करे तो वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है और फिर अपने आप को डिप्रेस्ड व्यक्ति डिक्लेयर कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब आप डिप्रेशन में हो, राइट? बट अगर मैं ये चारों चीजों को सॉल्व करके रख दूं तो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस, इन्हीं चारों चीजों के ऊपर पूरा व्यक्ति डिपेंड है मैम, पूरा व्यक्ति। तो ये किताब वही करता है, इन चारों चीजों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिसके वजह से ना आपके ऊपर स्ट्रेस आने देगा और स्ट्रेस का अगला वर्जन जो कि डिप्रेशन है वहां पे नहीं जाने देगा फॉर श्योर। महेश जी आपसे बात करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि हमने इतने सारे डिस्कशन कर लिया है, लेकिन कितने सारे सवाल हैं जो मेरे पास अभी भी हैं आपके लिए। तो उनको समअप करते हुए मैं एक और आपसे चीज पूछना चाहूंगी कि इतनी बेहतरीन नॉलेज, इतनी बेहतरीन विद्या, क्या इसको हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी ऐड करना चाहिए? लोगों को, बच्चों को स्पेशली ये चीज शुरू से बतानी चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है, आप अगर ऐसी रेमेडी करते हो तो सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली मैम, मैं तो चाहूंगा, इनफैक्ट मेरे इसके ऊपर बहुत सारे कैंपेन्स भी आने वाले हैं। रिसेंटली मैम मैंने लाल किताब में एक 10 साल की बच्ची माधवी को ट्रेन किया हुआ है। शी वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड मैम, 10 साल की बच्ची है। उसका इंटरव्यू भी मैं बहुत जल्द पब्लिश करने वाला हूँ, या किसी ऑनलाइन मीडिया में आप इसका इंटरव्यू जरूर देख पाएंगे। सो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट लाल किताब का जो प्रेडिक्टिव टेक्निक है, जिसको प्रेडिक्टिव लाल किताब कहते हैं, कम से कम उसको हर बच्चे को सीखना चाहिए, एवरी चिल्ड्रन। प्रॉब्लम क्या है ना, इसको एक धर्म से जोड़ा गया है, एक रिलीजन से जोड़ा गया है मैम, विच इज नॉट ट्रू। पहले इसको धर्म और रिलीजन से नहीं जोड़ा जाता था। आज मैं बहुत ज्यादा सक्षम हो चुका हूँ इसमें। आई एम वेरी हैप्पी कि हर एज ग्रुप का बच्चा 10 साल मिनिमम, मैं चाहता हूँ कि 10 साल की अगर माधवी कर सकती है तो आपके बच्चे भी, मतलब जो 10 के ऊपर है वो भी इसको कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट जब तक बच्चा 10 साल का हो जाए, 10 साल का होने के बाद इसको एटलीस्ट कम से कम प्रेडिक्टिव लाल किताब बच्चों को सिखा के रख दे, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े, अपना पाथ प्रॉपर चुने, अपनी फ्यूचर की जर्नी को काफी अच्छे से लेकर जाए। और मैं आपको बता देता हूँ शालिनी मैम, मेरे पास में आज जो क्लाइंट्स है वो हर रिलीजन के हैं मैम, फ्रॉम एवरी रिलीजन। आई हैव क्लाइंट फ्रॉम एवरी रिलीजन, आई हैव क्लाइंट फ्रॉम एवरी कंट्री। तो मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो रहा हूँ इस चीज में लोगों तक पहुंचाते हुए। और मैं जरूर कहूंगा कि शायद साक्षात महाकाल का आशीर्वाद मेरे साथ है, आप लोगों का प्यार भी जो मेरे साथ है, इस वजह से मैं कामयाब हो पा रहा हूँ। मैं कोशिश जरूर करूंगा मैम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम में हम लोग एंटर करा दे, एटलीस्ट फॉर पर्सन और स्टूडेंट्स अबाउट 10 इयर्स, 10 साल के ऊपर कम से कम इसका लाभ ले सके। जी बिल्कुल। सो नाउ महेश जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। सो आप तैयार हैं इसके लिए? श्योर। सो मेरा सबसे पहला सवाल, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2024, जो मैंने मेरी फेवरेट और सबसे चुलबुली एक्टर ऑफ महाराष्ट्र प्राजक्ता माली के हाथ से लिया था, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। ओके। एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं? मैं एक कैंपेन चलाता हूँ, अल्कोहल फ्री इंडिया,
जिसके तहत मैंने आज तक 1.5 लाख लोगों से उनका अल्कोहल छीना है। छीना है, ओके। जी। ओके, अगर आपकी बुक पर कोई मूवी बनती है, तो उसका लीडिंग एक्टर कौन होगा? राजकुमार राव, ओके। उन्होंने लाल किताब का नाम लिया हुआ है स्त्री 2 में। या राइट, राइट। जी, आपने करेक्ट। बहुत जब वो ध्यान श्रद्धा से यस, श्रद्धा कपूर जब वो पहली बार मिलने के लिए स्त्री 3 में, इनफैक्ट अभी रिसेंटली स्त्री 3 आया, राइट? स्त्री 2 आई है अभी। स्त्री 2, यस, जो रिसेंटली आया था, जब श्रद्धा कपूर स्त्री 2, करेक्ट, जब श्रद्धा कपूर पहली बार आती है राजकुमार राव से मिलने के लिए टेरेस पर, तो राजकुमार राव ने वहां पे लाल किताब का नाम लिया हुआ है। ओके, मैं एक बार दोबारा ध्यान से सुनूँगी। हुआ तो था ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द जो आप अपनी किताब में बार-बार लिखते हैं। बार बार जो मैं लिखता हूँ मेरी किताबों में, वो है ग्रह, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट्स प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैम, साइंटिफिकली काम करता है। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल में कि कैसे प्लैनेट्स ह्यूमन बॉडी पर साइंटिफिकली काम करते हैं, जिसका नाम है डे 1 ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि प्लैनेट्स हमारे सारी चीजें मैम, वो सारे प्लैनेट्स के अंदर में है। आप एनर्जेटिक रहोगे कि नहीं रहोगे, प्लैनेट्स के हाथ में। आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे कि नेगेटिव एटीट्यूड में रहोगे, सारा प्लैनेट्स के हाथ में। तो ग्रह मेरा फेवरेट। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर, हार। ये मेरा हाँ। बहुत बड़ा डर है, हार। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है मैम। मतलब बचपन से लेकर आज तक मैंने कई ऐसी चीजें देखी है कि बड़ा डर सा लगता है मैम इस शब्द से। मैंने हारते हुए लोगों को देखा है और रोते हुए लोगों को देखा है। अपॉइंटमेंट्स बुक्ड होते हैं उसी हार की वजह से। सो मैं ना हारना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, ना मैं हारना चाहता हूँ वेल्थ में, ना मैं हारना चाहता हूँ करियर में, और ना मैं हारना चाहता हूँ हेल्थ में। मैं कहीं नहीं हारना चाहता हूँ मैम। हार ये आई बहुत थिंक डरावना चीज है। यही मोटिवेशन आपको आगे लेकर के जा रहा है, ये भी ज़रूरी है अपने आप में। ओके सर, वेल यस सेड। मैम। तो ये क्वेश्चंस यहीं फिनिश होते हैं इस सेगमेंट के। आपने बहुत खूबसूरत आंसर दिए सभी क्वेश्चंस के, थैंक यू सो मच। सो नाउ मैं आपसे आगे पूछना चाहूँगी, आपको अपनी बुक के लिए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कैसा फीडबैक मैम मिल रहा है? फैंटास्टिक। खैर आपके टीम से मैम एक गहना सर है, गहना जी है, राइट? जी। सो वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव, और वो आपको बताएंगे कि इसका रिस्पॉन्स कितना अल्टीमेट है। हर महीने जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की क्वांटिटी है वो अपडेट देते हैं, मैं उनको वाओ! अपडेट देता हूँ। इसका ना सिर्फ ऑनलाइन रिस्पॉन्स अच्छा है मैम, इसका ऑफलाइन रिस्पॉन्स भी अच्छा है। हुँ, और मैं हुँ। आपको बताना पसंद करूंगा कि मेरा दिल्ली एक इवेंट हुआ था जहां पर मैं आया था, एंड वी मैनेज टू यू नो वी मैनेज टू गिव 300 कॉपीज इन दैट इवेंट। हम लोगों ने 300 कॉपीज दिए थे उस इवेंट में। सबका रिस्पॉन्स इज रियली वेरी फैंटास्टिक। कंटेंट को लेके दे वेर वेरी हैप्पी। कंटेंट भी काफी अच्छा है कह रहे हैं इसमें। रिस्पॉन्स काफी फैंटास्टिक था। और मुझे पता है जिस हिसाब से हम लोग मैं और मेरी टीम इसके हुँ, हुँ। अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, मैं और मेरी टीम इसको प्रमोट कर रहे हैं। सो मुझे 101% विश्वास है कि लाल किताब 2.0 ये स्पिरिचुअल सेक्टर में बेस्ट सेलिंग में आएगा, मतलब आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और ये मेरा गारंटी भी है आपसे। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल हम ये पूरी उम्मीद करते हैं इसको लेकर। सर, अगर आज ये बुक हम परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है इस पर? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आज देखिए व्यूअर्स ने मैम, हम लोग कम से कम 1 घंटे से वी आर लाइव। तो इतना अगर कोई सुनता है तो वो ज़रूर बहुत ज़्यादा चाहता है इसको सीखना, इसको समझना, जी, अपने जी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो मैं आज आपके सामने शालिनी मैम 25% डिस्काउंट जो है अप्रूव करना चाहता हूँ, ताकि सभी इसका लाभ ले सके, सभी हुँ, अपने प्रॉब्लम्स को खुद समझ सके कि मेरे कुंडली में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ये लाल किताब ही कर सकता है मैम, बिकॉज़ लाल किताब जो है ये सभी ज्योतिष का जूस है, राइट? लाल किताब ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। वैदिक ज्योतिष में ये कहता हूँ कि 15 साल की जर्नी में हम लोग आज भी पढ़ ही रहे हैं। बट हुँ। लाल किताब को कोई भी पढ़ सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई कर सकता है और अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे व्यूअर्स में से जो कोई भी हो इसका लाभ लेना चाहता हो, सो 25% डिस्काउंट मैं आज अप्रूव करता हूँ मैम, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले फॉर श्योर। सो फ्रेंड्स, अगर आप महेश जी की बुक को परचेज़ करते हैं, आज इसको ऑर्डर अगर परचेज़ करते हैं, तो इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट है इस बुक की एमआरपी पे। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, तो आप अभी इस बुक को परचेज़ कीजिए। इसको परचेज़ करने का लिंक हम कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए और इस डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाइए।
इस बुक के थ्रू आप ना सिर्फ अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपने फैमिली की, अपने आसपास लोगों की जिंदगी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि इस बुक को आप खरीदें, इसकी फिजिकल कॉपी खरीदिए और आप इसको जरूर पढ़ें। महेश जी, हमारी ऑडियंस आपसे आई एम श्योर अब तक कनेक्ट हो चुकी है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर जरूर जानना चाहेंगी, तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, सो मच एवरीवन। आपके स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त जरूर आ रहे होंगे। आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे इस ऑफिशियल नंबर पे जो है 9049010005। जी हाँ, बिल्कुल, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9049010005 पर आप मेरे साथ या मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एवरीवन। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज देयर टू कनेक्ट यू मोर विथ लाल किताब एवरीवन। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम हमेशा आपके साथ हैं। सो फ्रेंड्स, महेश जी से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं, पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। महेश जी, एनी बुक जो आप रेकमेंड करना चाहें हमारी ऑडियंस को, जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा लाइफ लेसन्स ले सके, या आपको पसंद हो कोई बुक जो आप रेकमेंड करना चाहें? वैसे तो किताबें बहुत सारी है, बट मैं रिच डैड और पुअर डैड को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ ना। सो अच्छा। रिच डैड एंड पुअर डैड इज माय फेवरेट वन। वो बहुत फेवरेट रह चुकी है मेरे पहले से भी, अभी भी मैं इसको पढ़ता हूँ, साल में एक बार इसको मैं पढ़ता हूँ मैम, जस्ट इमेजिन। आई अच्छा। स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक एट द एज ऑफ 20 और इतने टाइम से मैं इसको हर साल पढ़ता हूँ, तो मैं जरूर रिच डैड और पुअर डैड को रिकमेंड करूंगा सभी लोगों के लिए। ओके ओके महेश और जी, दूसरी थैंक यू मेरी सो लाल मच। किताब का point तो है ही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो तो अपने आप में एक एडिशनल हमारे लिए आपने गिफ्ट दिया है कि इसके साथ साथ हम इसको भी पढ़ेंगे जरूर से। सो महेश जी, आपने अपनी इस बुक की जर्नी हमारे साथ शेयर की और हमें इतनी वैल्यूबल बातें बताई। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आई एम श्योर वो सोचने पर मजबूर होंगे कि कहीं ना कहीं मुझे एक बार इस बुक को पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। आई एम श्योर आपने हमारे लिए समय निकाला, और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? बिल्कुल, एक छोटा सा एडवाइस मैं जरूर करना चाहूंगा, या एक मेरे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जरूर रहेगा इसको सम अप करने के लिए। देखिए, प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के जीवन में है। किसी के जीवन में हेल्थ हो, किसी के जीवन में करियर हो, किसी के जीवन में फाइनेंस हो, किसी के जीवन में रिलेशनशिप्स हो। प्रॉब्लम्स कैन बी एनी एवरीवन, राइट? बट जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम्स में आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं। कहा जाता है एवरीवन, एक रिसर्च ये कहता है कि एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर एक परिवार ऑन एन एवरेज अपने पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है, 1 लाख रुपीज। अगर आपके पास वो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा का रखा होगा तो मैं अपने बैंक डिटेल जरूर शेयर कर दूंगा, आप उसमें जरूर ट्रांसफर कर देना। डोंट डू दैट एवरीवन, ऐसा नहीं करेंगे। इसको खुद सीखिए, खुद देखिए। वैदिक ज्योतिष तो नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि वैदिक ज्योतिष सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाता है, पर लाल किताब तो आप सीख सकते हैं। तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें, अपने प्रॉब्लम्स को खुद पहचानना सीखें, और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को पहचानना ना सीखे बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़कर बाहर आप खुद फेंके। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एवरीवन। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी एस्ट्रोलॉजर, एनी न्यूमरोलॉजिस्ट, एनी वास्तु एक्सपर्ट। हमें खुद की मदद पहले करनी होगी, तब जाकर दुनिया हमारी मदद कर सकती है। रिमेंबर दिस। सो मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप ज्यादा पैसा खर्च ना करें कहीं पर भी, इसको खुद सीखें। अगर आप लाल किताब को और डीपली सीखना चाहते हो तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। अगर आप और भी कोई विद्या सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दिए आपसे। बट डू योरसेल्फ एवरीवन, आपको खुद को करना होगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, तब जाकर दुनिया आपके सामने स्टैंड करेगी या आपके साथ स्टैंड लेगी। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े एंड इतनी वैल्यूबल नॉलेज हमें दी। आपसे हम दोबारा जरूर कनेक्ट होना चाहेंगे, एक अलग से सेशन आपके साथ रखेंगे एस्ट्रोलॉजी पर और बातचीत करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, थैंक यू सो मच आपको वापस कि आपने इतने वंडरफुल तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट किया। आज आपके वजह से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाया हूँ। सो थैंक्स टू यू एज वेल, थैंक्स टू अध्ययन बुक्स एज वेल, एंड थैंक्स टू मेरी किताब मेरी कहानी एज वेल। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, थैंक यू एवरीवन जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया महेश जी के साथ। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमने बातचीत की, लाल किताब के बारे में डिस्कशन किया, इसकी हिस्ट्री को जाना, और ये बुक आपकी लाइफ को कितना
डीपली इम्पैक्ट कर सकती है और इसको बेहतर बना सकती है, इसके बारे में हमने अपने ऑथर से डिस्कशन किया। तो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। ऑथर के थ्रू उन्होंने कितना कुछ बता दिया है इस विद्या को लेकर के, इस बुक के बारे में, तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए। इस पर डिस्काउंट अभी 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है और इसको परचेज़ करने का लिंक भी हमने आपके साथ शेयर किया है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के थ्रू वहां जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और वहां से इस बुक का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल करवा सकते हैं और इस बुक का फायदा उठा सकते हैं। सो जरूर इस बुक को परचेज कीजिएगा और अपने रिव्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपनी फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हर ऑथर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन और इसके साथ साथ में फिनिश होता है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। आज हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। अगले सीजन में आपसे हम दोबारा मिलेंगे। अगर आप इस सीजन को अगर आपने पसंद किया है, इस सीजन के सारे ऑथर्स 19 ऑथर से हमने आपको मिलवाया है, डिस्कशन पसंद आया है, बातचीत पसंद आई है, ये जर्नी आपको इन्फ्लुएंस करी है कहीं ना कहीं, तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपने कमेंट्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी सजेशंस हो वो भी आप वो उनका भी वेलकम है, वो भी आप जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें इस प्रोग्राम को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे हमें इसको सुधार करना है और क्या चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज सीजन दर सीजन हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया ऐड करें, कुछ इनोवेशन लेकर के आए या कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करें हम इन कहानियों को। तो उसके लिए सजेशंस अगर कोई है आपके पास तो बिल्कुल अपने पास मत रखिए, हम तक पहुंचाइए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी को ऑथर बुक प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। सो सीजन 7 में जितने ऑथर्स हमसे जुड़े थे, हमसे 18 ऑथर्स जुड़े थे उस सीजन में, इससे लास्ट वाले सीजन में, और उस बुक में उस को ऑथर प्रोजेक्ट हमने बुक को कंप्लीट कर लिया है और उसको आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं उस बुक का कवर आपके सामने रिवील करूं और लॉन्च का प्रोसेस मैं शुरू करूं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जिनको जो लोग ये नहीं जानते कि को ऑथर बुक प्रोजेक्ट क्या है हमारे सीजन 7 का, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जिस सीजन में, जैसे ये सीजन था हमारा सीजन 8, इसमें हमसे 19 ऑथर्स जुड़े। अब हम इन 19 ऑथर्स की जो इंटरव्यू हमने लिए हैं उसको हम लिखित रूप में ट्रांसफर करके उसको एक बुक की शेप देते हैं। मतलब अब आप इस इंटरव्यूज को यूट्यूब पे सिर्फ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसके साथ साथ में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो एक किताब की शेप हमने इसको दी है जिसमें वो सारे 19 ऑथर्स के इंटरव्यूज को हम लिखित शेप में, लिखित फॉर्म में रखते हैं और फिर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो वो एक पूरी बुक हम कंपाइल करते हैं और उस बुक के जो ऑथर होते हैं वो सारे 19 ऑथर्स ही होंगे, तो इसलिए हम इसको को ऑथर बुक प्रोजेक्ट कहते हैं। अगले सीजन में, मतलब सीजन 9 में हम सीजन 8 की बुक को लेकर के आएंगे, उसको लॉन्च करेंगे। अभी हम सीजन 7 के ऑथर्स की बुक को लॉन्च कर रहे हैं। सो मैं आपके सामने कवर रिवील करना चाहूंगी। ये कवर है सीजन 7 की हमारी को ऑथर बुक प्रोजेक्ट का और इसमें हमने 18 ऑथर्स को शामिल किया है। 18 ऑथर्स का हमने इसमें सारा इंटरव्यू जो है वो शामिल किया है। तो मैं एक बार उन सभी 18 ऑथर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, उनका नाम लेके उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिनके सपोर्ट की वजह से इस बुक को, इस सीजन को हम कंप्लीट कर पाए और इसके साथ साथ में इस पूरी जर्नी को हम सक्सेसफुली पूरा कर पाए। तो एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी रिया रघानी जो हमारे साथ जुड़ी थी उस सीजन में, ब्रिजिट थैंक यू सो मच, डॉक्टर बलराम, डॉक्टर गार्गी, डॉक्टर चेतन, मोहन कुमार, सुमित गुप्ता, आर गिरिधरन, अश्विन नरसिम्हा, शार्यू कदम, आनंदिता, डॉक्टर कविता, मोहन, जगत, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर अनीता, अभिनीत एंड बी ए शेख। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपकी इस ब्यूटीफुल बुक के लिए, आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर की और सीजन 7 को कंप्लीट किया, सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो ये था हमारा को ऑथर बुक प्रोजेक्ट जिसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ में सीजन 8 भी आज समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्योंकि सीजन 8 है, आज फिनिश हो चुका है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान ही सीजन 9 को लेकर के हमारे पास कुछ स्लॉट्स हैं जिसकी बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ इसी तरह की प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए, अपनी ऑथर जर्नी लोगों के सामने लाने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए, तो आप भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एज एन ऑथर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं
और अपनी बुक को सभी के सामने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने ला सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं कुछ नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर उसको पुट करूंगी। आप उन नंबर्स को डायल करके और हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं और आप एज एन ऑथर हमसे जुड़कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीजन 9 के लिए जो स्लॉट्स है वो ओपन हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप इन नंबर्स को डायल करके और हमारी टीम से बात कर सकते हैं और इसी तरह से एक इंटरव्यू सेशन के दौरान और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक अपनी कहानी को पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए सीजन में दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बहुत सारी किताबें पढ़िए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।